हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज से आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपका टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं, वो मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग वे में करवाने वाला हूं। मैं आपका डायरेक्ट टैक्स और इंटरेस्ट टैक्स दोनों ही कवर करवाने वाला हूं और दोनों ही आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। सारे के सारे लेक्चर्स मैं यहां पर अपलोड करने वाला हूं आने वाले दिनों में। सो आप इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, सो दैट कि आप अपने जो एग्जामिनेशन है आपका नवंबर 23, उसमें आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर पाओ। अब मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, जो मेरा एम्बिशन था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो एम्बिशन था वो फ्री एजुकेशन और कहीं ना कहीं जो मेरा एजुकेशन है वो अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को, जो कि क्लासेस नहीं ले पाते अपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होने के कारण, या XYZ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि कहीं भी कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको नॉलेज मिल सकती है लेकिन वो पैसे के कारण उसको नॉलेज ना मिले। तो मेरा यही इनिशिएटिव के साथ मैं आपके लिए एक टैक्सेशन का पूरा एंटायर सिलेबस में कवर करवाने वाला हूं यूट्यूब के थ्रू। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर, ये जो आप सब्जेक्ट करवाने वाले हो टैक्सेशन, ये टैक्सेशन किस किस के लिए यूजफुल होने वाली है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये जो टैक्सेशन का आपका पूरा सब्जेक्ट्स में कवर करवाने वाला हूं, ये आपके लिए यूजफुल होगा जो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल होने वाला है, और जो सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट है उनके लिए भी यूज होने वाला है। और मैं यहां पर यह भी बोलूंगा ये यूजफुल किसके लिए होने वाला है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी। एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी, आपको भी पता है सभी को कि यहां पे आप ITR फाइल करते हो, 31 जुलाई आपके लिए लास्ट डेट होती है, जहां पर आप अपने इनकम को डिस्क्लोज करते हो। और इनकम के डिस्क्लोज करने के ऊपर आप क्या करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है 31 जुलाई तक वो अपने इनकम को क्या करता है, डिस्क्लोज करता है। और इनकम को डिस्क्लोज करने के बाद उसके ऊपर जो भी प्रिस्क्राइब रेट है उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं टैक्स को पे करता है। टैक्स को पे करके वो कहीं ना कहीं अपनी ITR को फाइल करता है। तो अगर आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, आपके पास पूरी कंप्लीटली टैक्सेशन के बारे में नॉलेज होगी, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप कहीं ना कहीं टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो। टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो। यहां पर मैं आपको टैक्स प्लानिंग के लिए भी बताऊंगा कि कहां पर आपके पास अगर हाई इनकम भी है तो भी आप कहीं ना कहीं अपने टैक्स को प्लान कर सकते हो। तो मेरा जो एम्बिशन था वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तो टैक्सेशन पूरा को पूरा मैं कवर कराऊंगा यूट्यूब पे, एंड द सेकेंड थिंग मैं आपका लॉ का भी सब्जेक्ट कंप्लीटली कवर कराऊंगा, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट के हैं चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव के हैं। और एक नॉर्मल पर्सन जो मेरी वीडियो देख रहा है उसके लिए भी ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने पहले बता दिया कि अगर टैक्सेशन किस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि आपको इनकम टैक्स फाइल करते समय टैक्सेशन की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और सर, लॉ का सब्जेक्ट आपके लिए किस तरीके से हेल्प होगा? लॉ आपको आपके एक्चुअल में, अगर आपको लीगल राइट पता होगी तो कल को कोई भी आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम प्रीपेड टास्क के बारे में बताया था, जिसके अंदर में मुझे भी स्कैम करने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे अंडरस्टैंडिंग थी कंप्लीटली लॉ के बारे में, तो मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट भी की। कंप्लेंट करने के साथ साथ मैंने कहीं ना कहीं उनको पकड़वाया भी और कहीं ना कहीं अमाउंट भी रिकवर किया, सो दैट मेरे तो अमाउंट नहीं गए थे लेकिन एक स्टूडेंट का क्या था उसका मैंने रिकवर करवा के दे दिया। तो अगर आपके पास प्रॉपर ये दो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी ना, टैक्सेशन और लॉ, तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में कभी भी ये स्कैम के चक्कर में नहीं पड़ोगे और अपने इनकम को जहां पर आपकी ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो वो वहां पे प्लान कर सकते हो। अगर आपके पास सारी चीज की नॉलेज है, बीइंग डिडक्शन के बारे में, बीइंग कंप्यूटेशन के बारे में, सेट ऑफ के बारे में, एवरीथिंग, तो हम सब चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन एक कमिटमेंट आप लोगों से चाहिए, आप लोगों को पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर ये 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, मुझे पता लग गया कि अगर 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट ये कंटिन्यू कर रहा है, तो मैं सारी की सारी एंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करने वाला हूं यूट्यूब पे, विदाउट एनी चार्जिंग एनी सिंगल रुपीज फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरा एम्बिशन फ्री एजुकेशन एंड अफोर्डेबल एजुकेशन ऑल ओवर द इंडिया प्रोवाइड करने का है, तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन तो ये भी आएगा कि सर, कई तो ऐसी कंपनीज है ना, कई ऐसे एजुकेशन की कंपनी है जो कि ऑलरेडी यहां पे अफोर्डेबल और एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। आप कहीं ना कहीं फिर से एक बहुत बड़ी भूल में हो। वो आपको लग रहा है कि हाँ, ये 1500 रुपए में या 2000 रुपए में वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, उनके प्रमोशन भी इसी तरीके से होते हैं, लेकिन उनके हिडन ट्रुथ आपको नहीं पता आज भी। वो आपको 1500 और 2000 वो कोर्स के फीस लेते हैं और उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि सर, रिवीजन भी आपको लेना पड़ेगा, रिवीजन कोर्स भी आप लो, नहीं तो आप पास नहीं होगे। कहीं ना कहीं फिर एक बार आपने इनका कोर्स ले लिया तो बाद में उनको कहीं ना कहीं इक्वलेंट अमाउंट ही वो भी चार्ज कर लेते हैं कि नाम के, बस नाम के ये लोग अफोर्डेबल एजुकेशन है, एक्चुअल में ये आपसे रेगुलर प्राइस ही ले रहे हैं। मैं किसी भी कंपनी का नाम लेने वाला है अभी, लेकिन हाँ, एजुकेशन कंपनी ऐसे हैं क्योंकि पास्ट जो बच्चे का एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मुझे पता लगा कि रिवीजन के नाम पे, उनके साथ मैराथन के नाम पे, और मैं यहां पे बताऊं
कि टेस्ट सीरीज के नाम पे उनसे कहीं ना कहीं क्या लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं और वो कहीं ना कहीं एक रेगुलर प्राइस में भी आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि एक अच्छे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को स्टडी की है तो वो रिवीजन उसको बाय ऑन करना चाहिए, लेकिन वो फोर्स करते हैं कि नहीं आपको रिवीजन भी लेना चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज भी लेना चाहिए, आपको मैराथन भी। अब टेस्ट सीरीज को हाँ प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पहले तो अगर आप ऐसे किसी को रेकमेंड नहीं कर सकते। सो रेदर देन इनकी पॉलिसी होती है वो कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए, लेकिन मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। मेरी ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं फ्री एजुकेशन और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने का इंटेंशन है और उसी के लिए ये मेरा पहला स्टेप होने वाला है। और ये मैंने पहला स्टेप ले लिया जिसके अंदर मैं एंटायर इनकम टैक्स और एंटायर आपका इनडायरेक्ट टैक्स में कवर कराने वाला हूं। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी का भी पोर्शन आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका कौन सा पोर्शन आता है, आपका कस्टम का भी पोर्शन आता है और डायरेक्ट टैक्स में आपका कंप्लीटली इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है। मुद्दे की बात करूं तो इनकम टैक्स एक बहुत ही बड़ा, आप क्या समझ सकते हो, बहुत बड़ा पोर्शन है। इसके अंदर में 298 सेक्शन है, 298 सेक्शन है और आपके पास इसके अंदर में 14 शेड्यूल्स हैं। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा है, बड़ा पोर्शन है। अब मैं आपको बताऊं जो हमारे व्यूअर हैं वो व्यूअर हमारे सीए इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं और सीएस एग्जीक्यूटिव के हुए हो सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही सीएस विद अजय है। अब उसके अलावा भी कुछ व्यूअर हो सकते हैं जो कि हमारे नॉर्मल पीपल हैं, जो कि ये सीए कोर्स और सीएस एग्जीक्यूटिव के कोर्स से नहीं है। तो जो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है और सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए तो कुछ सेक्शंस यहाँ पे इनके सिलेबस का पार्ट है वो तो एंटायरली कवर होगा ही होगा। मैं बता दूंगा कि आपके सिलेबस के इतने सेक्शन थे, उसके बाद इनका सिलेबस मैं खत्म करा दूंगा। और ये 14 शेड्यूल में भी कुछ शेड्यूल है इनके सिलेबस में, बाकी सारे शेड्यूल्स नहीं है, उनको फाइनल लेवल पे ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेगी। तो बाकी जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहूंगा सो दैट कि उनको सारी की सारी एक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिल जाए, सो दैट कि वो अपने टैक्सेशन को क्या कर सके, प्लान कर सके, अपनी जो इनकम है उनकी हाई वर्थ इनकम है उसको अच्छे तरीके से वो प्लान कर सके। क्योंकि टैक्स को प्लानिंग करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन टैक्स को अवॉइड करना वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। तो टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन टैक्स को प्लान कर सकते हो। टैक्स को प्लान करके अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हो और टैक्स की सेविंग करने के लिए आपको टैक्सेशन की नॉलेज कंप्लीटली होनी चाहिए। तो ये था मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे साइड से ये इंट्रोडक्शन थोड़ी सी। इसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे सी इंटरमीडिएट और सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए। अब मुद्दे की बात ये आती है, एक और क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि सर जो सी इंटरमीडिएट और सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं कि सर ये जो इनकम टैक्स का पोर्शन करवा रहे हो और जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आप करवा रहे हो, तो ये किस अटेम्प्ट के लिए? क्योंकि उनके अटेम्प्ट्स होते हैं नवंबर में और मई 23, जैसे मई में होते हैं, मई 23 में होने वाला, नवंबर 23 में, उसके बाद मई 24 में, फिर नवंबर 24 में, इस तरीके से इनके अटेम्प्ट होते हैं। तो ये आपके पास जो मैं जितने भी करवाऊंगा सारे अमेंडमेंट के साथ करवाऊंगा और नवंबर 23 के लिए कंप्लीटली एप्लीकेबल है। आप जो स्टूडेंट्स नवंबर 23 में अपीयर हो सकते हैं वो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट भी मेरी वीडियो देख सकता है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि एक इंडिविजुअल को, अगर आप इंडियन के सिटीजन हो तो आपकी लॉ की नॉलेज कंप्लीटली आपको होना चाहिए और एक टैक्सेशन के बारे में आपको कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए। आपको अपने हक के बारे में कौन बताता है? लॉ बताता है, कानून बताता है कि आपको ये चीज की आपको राइट दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है। और टैक्सेशन आपको बताता है कि आपके पास अगर इनकम हो रही है तो उसकी टैक्स किस तरीके से प्लानिंग कर सको, सो दैट कि आप ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को ना पे करो, उसको प्लान कर लो। और गवर्नमेंट भी यहाँ पे कई सारी प्लानिंग है, मैं आपको डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। तो लेट्स स्टार्ट। ये कहीं ना कहीं एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि जरूरी थी वीडियो स्टार्ट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, तो मैंने आपको सारी की सारी ये इंट्रोडक्शन दे दी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर में आज हम तो कोई सेक्शन कवर करने वाले नहीं है, लेकिन हाँ आज हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों होता है और गवर्नमेंट एक्चुअल में टैक्स को लेवी क्यों करती है। अब ऐसे ऐसे वर्ड सुनने के लिए रेडी हो जाओ आप। अब अगर कोई स्क्रैच से मेरे वीडियो को दे रहा है तो अभी उसको नहीं पता होगा कि लेवी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैं आने वाले जो वीडियोस होने वाले हैं उसके अंदर मैं सारी की सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा। डोंट बी वरी अबाउट, मैं आपको टैक्स एक्सपर्ट बना के भेजूंगा, टैक्स एक्सपर्ट बना के भेजूंगा। और एक और चीज मैं यहाँ पे हिंट आपको देना चाहता हूँ, कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि जॉब के लिए कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि हाँ यार क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास आईटीआर फाइलिंग नहीं आती है, जो कि आजकल के मार्केट में ज्यादा डिमांडिंग है। तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है वीडियो, क्योंकि इसके बाद सारे के सारे टैक्सेशन के सारे टॉपिक कवर कराने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं आपको रिटर्न फाइल करना भी सिखाऊंगा।
तो रिटर्न किस तरीके से फाइल करते हैं मैं इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा, सो दैट कि आप अपना रिटर्न खुद फाइल कर सके हो। अगर कोई जॉब करना चाहता है तो यहां से मेरे वीडियो के थ्रू वो जॉब की अर्निंग भी कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकता है कि रिटर्न किस तरीके से फाइल करे। जीएसटी रिटर्न 1 क्या होता है, 2A क्या होता है, 2B क्या होता है, यहाँ पे जीएसटी 5 क्या होता है, जीएसटी 9 क्या होता है, और आईटीआर में हमारे पास जो आईटीआर 4 है, आईटीआर 3 है, ये सारी चीजें आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा, सो दैट कि आपके लिए कहीं ना कहीं एक जॉब की अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यही इंटेंशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैं आपका दोस्त और होस्ट द CS विद अजय आपके साथ ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करता है कि आपको सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं जो सीए और सीएस के स्टूडेंट्स हैं और जो नॉर्मल पर्सन है, तो आप एक समझ लो कि आप कहीं ना कहीं एक कोर्स ही कर रहे हो, समझ लो एक फ्री कोर्स है। तो आपसे आप कॉपी ले लो, पेन ले लो और रेडी हो जाओ मेरे साथ एक टैक्सेशन की जर्नी में, जहां पे हम बहुत ही इंजॉय करेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी टैक्स प्लानिंग करेंगे और सारी चीज आप नोट डाउन करते रहना अपने साइड बाय साइड, जब तक मैं आप लोगों को कोई प्रोविजन बता रहा हूं या कुछ चीज मैं लिखवा रहा हूं। जैसे कि मैं कुछ नोट करवा रहा हूं तो उस टाइम पे आप जो यहाँ पे स्लाइड्स दिख रहे हो उस स्लाइड्स को नोट डाउन कर सकते हो अपनी रिवीजन के लिए, सो दैट कि कल को अगर आप कहीं पे भी कोई प्रोविजन भूलते हो तो मेरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो सारी चीजें कवर हो जाए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल हम ये जर्नी स्टार्ट करने वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट ये जर्नी है, तो बहुत ही आप लोग एंजॉय करोगे। तो लेट्स स्टार्ट कि आप अगर मैं बात करूं सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, चैप्टर नंबर 1, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी स्कोप क्या क्या है, तो आपको मैं यहां पर समझाने वाला हूं कि एक्चुअल में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टैक्सेस की कुछ मैं यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर में मैं समझाऊंगा कि टैक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसके मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्यों गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स को चार्ज करती है, रेदर देन 99% लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें स्क्रैच से लेके 1% से लेके 100% तक कवर करवाने वाला हूं। मैं सब कुछ जो आपको पता भी है तब भी मैं आपको बताऊंगा, सो दैट कि ये हमारा एक रेगुलर कोर्स की तरह चले। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ ऐसे केसेस भी देखेंगे जहां पे प्रीवियस ईयर का जो टैक्स होता है वो असेस्ड होता है सेम ईयर में। ये देखो, ये आप डोंट बी वरी अबाउट, अभी प्रीवियस ईयर के बारे में नहीं पता आपको, असेसमेंट ईयर के बारे में पता आपको, लेवी ऑफ टैक्स क्या होता है अभी इसके बारे में नहीं पता, तो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जस्ट एक होता है ना ओवरव्यू, एक कंप्लीट चैप्टर आप जो कवर करोगे 3 से 4 लेक्चर में, तब आपको सारी चीजें के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी आपको कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कुछ हम यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म देखने वाले हैं जो कि हमारे 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर में कवर हो रहा है, और उसके बाद फाइनली जो आप सभी के लिए होस्ट और दोस्त आप सभी वेट कर रहे होगे कि किस तरीके से टैक्स निकाले, रेदर देन कि आप इतने एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे टैक्स निकालने के लिए, लेकिन हाँ एक पूरा इंट्रोडक्शन करने के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो सकते हो कि अपनी टैक्स लायबिलिटी स्लैब रेट के बारे में नॉलेज लेने के बाद अपना टैक्स निकाल सकते हो। इंडिविजुअल हो गया, कोई HUF हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म और कंपनी। आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा सर ये HUF क्या होता है, ये इंडिविजुअल क्या होता है, ये BOI क्या होता है, ये फर्म क्या होता है, कंपनी होता है। डोंट वरी अबाउट, एक सिंगल से निब से लेके मैं आपको कहीं ना कहीं कंप्लीटली 100% तक करवाऊंगा। डोंट बी वरी, सब कुछ कवर होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में हमारे जो एक नॉर्मल पर्सन होता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे बताओ टैक्स होता ही क्या है, सर टैक्स क्यों ही लगाया जाता है, और टैक्स ये कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, सर आप हमें बताओ ये टैक्स कितने तरीके के होते हैं। तो चलो हम यही बेसिक क्वेश्चंस को स्टार्ट लेते हुए आपके ये 3 क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं कवर करेंगे आज के सेशन में, और इतना ही हम आज का लेक्चर रखने वाले हैं, ज्यादा लंबा हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा पहला है और आपका मैं कहीं ना कहीं एंथुसियाज्म और आपके साइड से कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं इस चैप्टर के अंदर में, सो दैट कि हम इसके अंदर में बढ़िया तरीके से कर पाए। तो आज हम छोटा सेशन रखेंगे लेकिन ब्यूटीफुल सेशन रखेंगे। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया कि सर टैक्स क्या है, क्योंकि इनकम टैक्स आपने सुना, वहां पे वर्ड देखा इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, तो हम यहां पे समझ रहे हैं कि एक्चुअल में टैक्स होता ही क्या है। अब देखो, अब समझो कि टैक्स क्या है। टैक्स सर हमारे पास एक क्या है, मैंडेटरी, एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है। अब मैं मैंडेटरी है यहां पे ऑप्शनल नहीं लिखा। अब एक चीज ना आपको मैं पहले बता दूं, जो लीगल टर्म है ना, लीगल टर्म जो कानून बनता है वो हमारी लोकसभा से, कोई भी अगर मैं आपको बताऊं लीगल टर्म में अगर कोई भी हम लॉ की बात करें तो लॉ हमारे पास किस तरीके से बनता है, लोकसभा से बनता है। लोकसभा में वो पहले पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होने के बाद उसे प्रेसिडेंट का कंसेंट मिलता है, प्रेसिडेंट का कंसेंट एक बार मिल गया तो उसके बाद क्या होता है, वो जाता है हमारे ऑफिशियल गैजेट पे, ऑफिशियल गैजेट पे जाने के बाद वहां पे नोटिफाई होता है और फिर ये ऑल ओवर इंडिया में क्या हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है,
तो जो भी उस एक्ट के अंदर में लिख दिया गया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, वो हमको एज इट इज माननी पड़ेगी। आप यहाँ पे प्री एजम्पशन नहीं ले सकते। इसके लिए भी एक चैप्टर पूरा कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगा, जर्नल क्लॉज एक्ट, वो आप लोग पढ़ना, उससे आपको सारी चीज आपको पता लग जाएगी कि अंडरस्टैंडिंग और रीड किस तरीके से करते हैं किसी भी लॉ को, तो वो भी करेगा, डोंट बी वरी। लेकिन मैं आपको एक हिंट ये देने वाला था कि जो भी अगर लॉ में लिखा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझनी पड़ेगी, उसका रीजन समझना पड़ेगा, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो लॉ के अंदर में लिखा है वो लॉ के अंदर में लिखा है, एज इट इज हमको फॉलो करना पड़ेगा। टैक्स एग्जैक्टली में हमारे पास एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है, कौन लेवाइड करती है? गवर्नमेंट। अब सर गवर्नमेंट, आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर कौन सी गवर्नमेंट? अब ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और सर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो कौन सी गवर्नमेंट है? डोंट बी वरी अबाउट, आने वाले जो भी वीडियो होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करेंगे, 246 हम सेक्शन देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारी चीजें करेंगे, तो वहां पर आपको सभी, अभी मैं बॉर्डर नहीं दे रहा, बस समझ लो सरकार है, ये एक सरकार है, सेंटर की भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, आपको मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो जो हमारे जो फाइनेंशियली चार्ज है कौन लेविट करता है? गवर्नमेंट लेविट करती है। किसके ऊपर में? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हम इनकम टैक्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे इनकम टैक्स मैंने कहीं पे लिखा है नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है लॉ के बारे में। मैं आपको बोल रहा हूं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स हमारा इनकम टैक्स भी हो सकता है, हमारे पास जीएसटी भी हो सकता है, हमारे पास कस्टम ड्यूटी भी हो सकता है। तो यहां पे जो आपके पास टैक्स है वो मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है, जो कि गवर्नमेंट लगाती है। किसके ऊपर में? प्रोडक्ट के ऊपर में, इनकम के ऊपर में और एक्टिविटी के ऊपर में। कोई भी एक्टिविटी होगी उसके ऊपर भी यहाँ पे टैक्सेशन लगता है। चलो, होप आपको ये कहीं ना कहीं ये वाला जो हमारा प्रोविजन है टैक्स का मतलब आज आपको पता लग गया होगा कि आपसे आपके कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या आपने बताना है कि सर टैक्सेशन क्या है। एक टैक्स हमारे पास मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है, एक फाइनेंशियली हमारे पास एक बर्डन है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाती है। लेविट का मतलब लगाना होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर में, किसी भी इनकम के ऊपर में और एक्टिविटी के ऊपर में। डिटेल में करेंगे, ये आपके लिए बेसिक था। माइंड में क्वेश्चन ये आपके पास आ रहा है कि सर टैक्स कितने तरीके के होते हैं, तो मैं आपको बताऊं तो टैक्स आपका दो तरीके का होता है। एक हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक हमारे पास डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे हमारे पास जीएसटी का एक पोर्शन है और हमारे पास यहाँ पे कस्टम ड्यूटी है। अब ये अलग में ही अपने पास एक अलग पार्ट है। जीएसटी भी एक पूरा अलग से एक्ट है और कस्टम भी हमारे पास अलग से एक्ट है। तो आप ये मत समझना कि ये कहीं ना कहीं दो ही टैक्स है और अच्छे तरीके से हम एक बार में समझ लेंगे। इसके ऊपर पूरी की पूरी हमारी कंप्लीट डिस्कशन होगी, तब जाके कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलेगा। अभी जो हमारा जो पोर्शन है वो हमारा पोर्शन कौन सा होने वाला है? वो हमारा पोर्शन होने वाला है डायरेक्ट टैक्स का। हम कस्टम जो है, कस्टम ड्यूटी अगर मैं बात करूं तो कस्टम जो एक्ट है हमारा वो सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में है, लेकिन सी इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप नॉलेज ले सकते हो उसके बारे में भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स भी आता है और जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब माइंड में आपके क्वेश्चन ये आएगा कि सर टैक्स बताओ कि डायरेक्ट टैक्स होता ही क्या है। डायरेक्ट टैक्स अगर मैं बताऊं तो ये डायरेक्टली लेविड, और लेविड का मतलब मैंने ऊपर ही बताया कि लगाना, चार्ज करना, किसी के ऊपर इंपोज करना। आप ये कह सकते हो लेविड का मतलब, यहाँ पे अपने नोट्स में आप लिख सकते हो कि सर लेविड का मतलब यहाँ पे इंपोज करना, यानी डायरेक्टली इंपोज किया जाता है जिसके ऊपर, इनकम के ऊपर किसी भी वेल्थ। और सर इनकम और वेल्थ एक ही चीज होती है किसी भी पर्सन के लिए, लेकिन अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो उनके लिए वेल्थ की डेफिनेशन अलग है। इनकम टैक्स एक्ट में दोनों को एक ही चीज दिया गया है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर हमारे साथ कौन सा हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट है। चलो, इनकम टैक्स जो भी होता है वो डायरेक्टली लेविड किया जाता है। यानी लेट्स से आपको थोड़ा सा एग्जांपल मैं यहां पे दे देता हूं सो दैट कि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। लेट्स वो एक ए है और ए की यहाँ पे जो सैलरी है वो मान के चलो कि ए की पूरे साल की सैलरी यहाँ पे 1,80,000 रुपए है। अब एक आपको कुछ नहीं पता, अभी आपको स्लैब के बारे में नहीं पता, अभी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं आपको मान लो कि पूरे साल में 1,80,000 किसकी इनकम हुई। अब ये ए की जो सैलरी है, ये जो ए है इसके लिए सैलरी 1,80,000 पूरी इनकम हुई ना, क्योंकि इसने सर्विस दिया, एम्प्लॉयमेंट की, और एम्प्लॉयमेंट करने के बाद इसको इनकम हुई जो सैलरी रिसीव हुई। अब उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा ना कि सर इनकम थोड़ी है, उसके ऊपर तो हमारे खर्चे भी हो जाते हैं, सैलरी आती है उड़ भी जाती है, सर इनकम थोड़ी है। बोल सकते हैं अभी के लिए समझ लो ये आपकी इनकम है। मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अभी कंट्रोल करके रखो, धीरे धीरे सारी चीजें आपकी बेसिक कवर होती जाएगी। तो ये जो मान लो कि ए ने यहाँ पे सैलरी की 1,80,000 की, ये उसके लिए इनकम है और गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसके इनकम के ऊपर आप लोग हमें क्या पे करो, टैक्स पे करो।
आपको क्या पे करना पड़ेगा सर? टैक्स पे करने पड़ेगा जो कि हमने प्रिस्क्राइब किया रखा है। अब सर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कहां पे प्रिस्क्राइब है? ये इनकम टैक्स रूल 1963 में कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब है। तो वो रूल्स के अंदर में इनकम टैक्स जो रूल्स है हमको वो भी पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कितने परसेंटेज के यहाँ पे है, उसके ऊपर ये स्पेसिफाइड लगते हैं टैक्स, और कितने पोर्शन तक टैक्स नहीं लगता, सारी चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1,80,000 जो एक की सैलरी है, उस सैलरी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो हमारा जो होता है इनकम टैक्स। इनकम पे होने वाली टैक्स, मैं आपको बोल रहा हूं इनकम पे होने वाली। अब यहां पर ना आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहाँ पे एक का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, अब कंपनी के लिए इनकम क्या होगी? कंपनी ना यहाँ पे सेल करती है सर, कंपनी ना पूरे साल सेल करती है 200 करोड़ 300 करोड़। तो सर आप ना इसका कहने का मतलब तो आप तो ये हुआ कि सेल कहीं ना कहीं कंपनी की इनकम हुई, और इस इनकम के ऊपर क्या टैक्स लगेगा? क्या आप ये कहना चाहते हो? एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा, इनकम की डेफिनेशन वो नहीं है। अब आपके सामने ये 200-300 करोड़ सेल तो दिख रहा है, लेकिन इस कंपनी ने इस सेल करने के लिए कुछ चीजों को परचेज भी तो किया होगा। यस सर, एब्सोल्युटली। अब जो चीज परचेज किया वो कंपनी के लिए क्या होगा? वो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस होगा। तो इनकम कब निकलेगा? इनकम कब होता है आपके लिए? आपके पास कोई भी पैसे आए और उसके बाद क्या आपने कुछ गुड्स को खरीदा, खरीदने के बाद आपने बेचा, आपकी कॉस्ट आई, उस कॉस्ट में से आपने कुछ कॉस्ट इनकर किया, कॉस्ट इनकर करने के बाद सेल प्रोसीड हुआ, उस सेल प्रोसीड को माइनस करो, जो आपके पास रिमेनिंग आता है वो आपके पास एक्सेस होता है, वो आपके लिए इनकम होता है। सिंपल से एक नॉर्मल लेवन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। और इस इनकम के ऊपर कंपनी और एक इंडिविजुअल बीओवाई एचयूएफ सब क्या पे करते हैं? इस इनकम के ऊपर वो टैक्स को पे करते हैं। आई होप कि आप लोग सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ज्यादा मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी इतनी जितने साइड से मेरे एक बेसिक से बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज भी समझ सकता है, मैं उससे एक तरीके से आपको समझा रहा हूं। मैंने एग्जांपल भी लिया सो दैट कि आपको इनकम का मतलब समझ में आ जाए, लेकिन डिटेल में मैं फिर से कह रहा हूं आपको आने वाले वीडियोस में पता लगेगा। अभी आपके लिए ये कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन पार्ट है, सो डोंट बी वरी अबाउट एनीथिंग। वी विल डेफिनेटली कवर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलो, आपके पास टैक्स में आपके पास इनकम टैक्स के बारे में पता लग गया। लेट्स मूव ऑन कि सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स तो सर आपने बता दिया, यस, डायरेक्ट टैक्स तो सर आपने बता दिया। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या लगता है? ये घुमा के लगाने वाले टैक्स है, आप कह सकते हो, जो कि डायरेक्टली नहीं लग रहा, वो इनडायरेक्ट ही है ना। यस, लेकिन यहां पे सर ये किस चीज पे लगता है? अब ये जो लेविड, और लेविड का मतलब मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे चाहिए जल्दी से। लेविड का मतलब मैंने इंपोज बताया था, ये कहां पे लगता है? हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अब इन केस में अगर मैं बताऊं इनडायरेक्ट टैक्स की मैं अगर मैं बात करूं, तो जो पर्सन पेइंग द टैक्स, जो पर्सन यहां पे पे कर रहा है टैक्स ना, वो पास कर सकता है अपने इंसिडेंस टू अनदर पर्सन। कुछ समझ में नहीं आया सर, थोड़ी सी एग्जांपल लेके बताओ। इसके अंदर मैं आपको बताता हूं एग्जांपल लेके, लेकिन पहले आप एग्जांपल को समझ लो। यहां पे जो एग्जांपल हमारे नोट्स में है वो हमारे पास जीएसटी है, गुड्स एंड द सर्विस टैक्स, और हमारे पास कस्टम ड्यूटी है। ये दो ऐसे एक्ट हैं, इसके अंदर में क्या होता है, ये दो ऐसे टैक्सेशन आप कह सकते हो जहां पे डायरेक्टली आपके इनकम पे नहीं लगता, क्योंकि इनकम पे लगता तो वो इनकम टैक्स होता, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं लगाया जाता, ये इनडायरेक्टली लगता है। जो फाइनल यहां पे कंज्यूमर होगा, जो फाइनल कंज्यूमर होगा उसके ऊपर टैक्स लगने वाला, वो कहीं ना कहीं आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। लेट्स से सर एग्जाम्पल बताओ सर जी। अब मैं आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल बताता हूं। चलो, आपने समझ लो कि लेट्स से एग्जांपल ले रहे हो आप ये कि एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है, किराने की शॉप है। वो क्या करता है, वो सामान बेचता है, जो भी किराने की जितने भी सामान होता है वो सेल करता है। उसने कुछ बिस्किट्स खरीदे हैं, बिस्किट्स उसने खरीदे हैं, और बिस्किट्स खरीदे हैं तो जैसे मैंने आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं अभी कि ये इंपोज होता है गुड्स एंड सर्विस पे। तो इतनी सी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई कि शॉप वाले ने बिस्कुट खरीदा तो ये इनडायरेक्ट टैक्स गया कुछ भी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। ये तो गुड्स है हमारे पास, बिस्किट्स हमारे लिए क्या है सर? बिस्किट्स हमारे लिए गुड्स है। और सर शॉप वाले ने जब ये बिस्किट को खरीदा होगा तो उसके ऊपर ये गुड्स के ऊपर टैक्स पे किया होगा, जो कि हम इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे अभी तक समझ रहे हैं। तो इसने तो सर टैक्स पे किया होगा, और उसके बाद बिस्कुट वाले ने टैक्स तो पे कर दिया। अब उसके बाद कौन खरीदता है? कंज्यूमर खरीदता है। हमारे जैसे आप हो गए, मैं हो गया, हम दुकान पे जाते बिस्कुट को खरीदते हैं। अब ये तो नहीं है शॉप वाला
कि शॉप वाले ने ये जो बिस्किट है उसके ऊपर उसने टैक्स पे किया, और टैक्स पे करने के बाद वो आपको बोलेगा कि ठीक है यार टैक्स तुम मत पे करो, ये मैं तो जिम्मेदारी लेता हूं देश की भलाई करने के लिए, मैं ही अकेला जिम्मेदार हूं, और तुम मत पे करो, जो मेरी कॉस्ट है वो उसके ऊपर मैं 10% लेट से जो भी वो बोल रहे हैं 10% प्रॉफिट वो लगा के आप इतने का दे दो मेरे को, हो गया। क्या ऐसा होता कभी भी नहीं ना होता। कोई भी दुकानदार वाला ऐसा करेगा, वो उसके लिए तो कहीं ना कहीं टैक्स क्या हो गया, एक हिसाब से कॉस्ट ही होगी ना। आप अगर देखो तो कॉस्ट में ऐड हो रही है उसकी। अब लेट से अगर ये बिस्कुट को खरीदने के लिए एक दुकानदार ने 5 रुपए की उसको कॉस्ट बियर हुई है, और वहां पे उसको ऊपर लेट से उसको 3 रुपए का क्या देना पड़ गया, टैक्स देना पड़ गया, तो 8 रुपए का वो बिस्किट है, और 8 रुपए की बिस्किट को आपको कितने में बेच रहा है, वो कंज्यूमर को वो यहाँ पे बेच रहा है 10 रुपए में, तो 2 रुपए तो उसका प्रॉफिट हुआ। ये थोड़ी वो बोलेगा कि भाई 5 रुपए की कॉस्ट है उसके ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट, तो 7 रुपए में मैं बेचता हूं। नहीं, एक्चुअल में उसके जेब से कितने गए, 8 रुपए, वो टैक्स भी तो आपसे रिकवर करेगा ना। यस, तो एब्सोल्युटली जो कंज्यूमर इस बिस्किट को परचेज कर रहा है, ये जो कंज्यूमर है, ये जो बिस्किट को यहाँ पे परचेज कर रहा है, और जो परचेज करने पे वो 10 रुपए पे कर रहा है, तो यानी वो टैक्स भी पे कर रहा है, और 2 रुपए का प्रॉफिट भी किसको दे रहा है, शॉप वाले को दे रहा है। ये होता है एक्चुअल में इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंज्यूमर है, जो फाइनली कंज्यूम बिस्किट को जो खा रहा है एक्चुअल में, वो टैक्स को पे कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली पे तो भाई किसने किया, पे आपने यहाँ पे शॉप वाले ने यहाँ पे बिस्कुट खरीदते टाइम टैक्स को पे किया होगा। वो टैक्स को, ये जो 3 रुपए का टैक्स है ये पे किया होगा, ये पे जिससे उसने खरीदा होगा उसको उसने पे किया होगा। लेकिन क्या एक्चुअल में वो पे कर रहा है, नहीं 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 नहीं, एक्चुअल में नहीं पे रहा। ये जो बिस्कुट खरीदने के लिए जो टैक्स हुआ, और टैक्स का जो इंसिडेंस ऑफ बर्डन था, यानी ये बर्डन ही था एक हिसाब से उसके लिए। अब ये जो बर्डन था, वो जो टैक्स था, वो किसके ऊपर उसने शिफ्ट कर दिया, ये इंसिडेंस ऑफ बर्डन जो उसने था कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब उसने कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, और मैंने वही आपको बोला कि एक्चुअल में जो इंसिडेंस जो होता है, इंसिडेंस पेइंग द टैक्स, यहां पे द पर्सन पेइंग द टैक्स, जो पर्सन ने पे किया टैक्स, दुकान वाले ने टैक्स को पे किया, वो कहां पे पास कर रहा है, इंसिडेंस वो पास कर रहा है। उसने किसके ऊपर पास कर दिया, इसने कितना रुपए पे किया था, जल्दी बताओ मेरे को, 10 रुपए पे किया था ना, तो इसने क्या किया, पे कर दिया टैक्स, पासेस ऑन द इंसिडेंस टू द अनदर पर्सन। तो ये दूसरे पर्सन कंज्यूमर के ऊपर उसने टैक्स को पास कर दिया। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्टली टैक्स, जो कि डायरेक्टली यहां पे शॉप वाला नहीं पे कर रहा। इनडायरेक्टली वो किससे पहले रिकवर कर रहा है, पहले वो पे कर रहा है, लेकिन वो रिकवर किससे कर रहा है, वो कंज्यूमर से रिकवर कर रहा है। और उसके बाद उसको क्या जिम्मेदारी है। हाँ, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमने कंज्यूमर ने यहाँ पे शॉप वाले को पे किया टैक्स, क्या ये टैक्स गवर्नमेंट को ये पे करेगा? यस, एब्सोल्युटली। अब ये जो टैक्स होगा जो उसने कंज्यूमर को लिया, ये किसको देगा, ये गवर्नमेंट को देगा। मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया, एक हिंट दे दिया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता कैसे इंडिया के अंदर में। ये गवर्नमेंट को पे कर देगा, और गवर्नमेंट को पे करने के बाद इसकी रिटर्न भी जाती है, वो भी हम सीखेंगे। ये सारी चीजें की अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे। अब कस्टम ड्यूटी भी इसी तरीके लिखता है। अब कस्टम ड्यूटी का भी मैं हिंट दे देता हूं आपके सामने एग्जांपल के थ्रू। आपने सामान मान लो कि एक यही शॉप वाला था, अब एक ऐसी बिस्किट उसने मंगानी थी, उसने चाइना से बिस्किट मंगानी थी, चाइनीज बिस्किट उसने क्या करनी थी, परचेज करनी थी। अब ये जो चाइनीज बिस्किट उसने परचेज की है, तो इंडिया से आप सोच रहे हो कि शॉप वाला तो ये बिस्किट कहीं ना कहीं इंडिया के मार्केट से भी परचेज कर सकता था, लेकिन इसने मार्केट से परचेज ना करके बाहर के सामान किया है। अब इंडिया के मार्केट से पैसा अगर लेता तो मैं क्या होता, वहां पे इंडिया के मार्केट में अगर ये बिस्कुट को खरीदता तो उस टाइम पे क्या होता, एक्चुअल में क्या होने वाला था, जो पैसा ये पे करता वो हमारी इकोनॉमी में रहता, हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होती। लेकिन एक्चुअल में इसने क्या किया, इंडिया को जो पैसा था वो चाइना के बिस्किट परचेज करने में हमारी कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व है उसको बाहर कर दिया। डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, लॉ में ये सारी चीजें कवर करेंगे। जब फॉरेन एक्सचेंज हमारा रेगुलेशन एक्ट 1999 है, फेमा भी है, वो हम मैनेजमेंट एक्ट जो है सारी चीज उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूं, जस्ट एग्जांपल। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको अंडरस्टैंडिंग, सोचिए कि लेवल लैंग्वेज की तरह सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। तो ये शॉप वाला एक्चुअल में जो चाइना वाले को है उसको यहाँ पे प्राइस पे करेगा हमारी कंट्री से। अब वो तो ये नहीं है रुपीज में बोलेगा, भाई रुपीज में दे दे मेरे को, चल जाएगा, तो यहाँ पे रुपीज में मेरे को पे कर दे, हो जाएगा, सफिशिएंट है, मैं ले लूंगा। क्या लेगा चाइना वाला? चाइना वाले को दुकान वाला लेगा? नहीं लेगा। वो बोलेगा भाई यहाँ पे जो हमारे पास चलती है ना करेंसी, तू भाई इस करेंसी में पे कर, मैं नहीं रुपीज जानता, यहाँ पे रुपीज को लेता ही नहीं है, हमारी चाइनीज करेंसी यहाँ पे चलती है। तो एक हिसाब से ये फॉरेन रिजर्व हमारे पास से आउटफ्लो हो रहा है, डॉलर में पेमेंट करेगा।
इंडिया के पास से जितनी ज्यादा फॉरेन रिजर्व होंगी, मैं और आपको बताऊं, मैं इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे जब इंडिया के पास जितनी ज्यादा फॉरेन रिजर्व होगी, हमारे कंट्री की वैल्यू उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होगा, पहले ये चीजें गोल्ड के साथ स्टेबल थी, लेकिन अब ये फॉरेन एक्सचेंज के साथ हर कंट्री ने स्टेबल करके रखा है। और वो फॉरेन एक्सचेंज कौन सी आपको पता होगी, डॉलर है, उसके साथ कहीं ना कहीं हमारी फिक्स है। हम पढ़ेंगे फिक्स की यहाँ पे इकोनॉमी क्या होता है, फ्लेक्सिबल इकोनॉमी क्या होता है, लेकिन इकोनॉमिक का पार्ट है तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मत करो। तो जितना इंडिया के पास, जैसे पाकिस्तान के पास अभी फॉरेन की जो रिजर्व है, इसको जो फॉरेन एक्सचेंज जो हम ये बोल रहे हैं, ये फॉरेन रिजर्व बोला जाता है इसको। जिसके पास जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व होगा, एक्चुअल में वो कंट्री क्या होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के पास नहीं है, तो एक्चुअल में उसके पास क्या है, वो कहीं ना कहीं उसकी रुपीस की जो वैल्यू है बहुत ही ज्यादा डाउन है। लेकिन इंडिया के पास उतनी नहीं है, यानी आप समझ सकते हो उनका $1 हमारे यहां पे कितना है, 86 रुपए के बराबर है। यानी अगर हम 86 रुपए पे करना पड़ रहा है हमको $1 के एक्विजिशन के लिए, तो आप समझ सकते हो कि हमारी अभी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है इन द सेंस ऑफ फॉरेन रिजर्व। तो इस चीज का कहीं ना कहीं शॉप वाले करते हैं। इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी में बहुत ही डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है ना कि चीजों को जितनी समझोगे आपकी नॉलेज उतनी बढ़ेगी। आप समझ सकते हो। अब ये सारी चीजें आपको पहली बार सुनने के लिए मिल रही है कि यार ऐसे भी होता है। इस तरीके से हमारे करेंसी के अंदर में हम सुनते हैं कि यार 86 रुपए हो गया, कल सुन रहे थे कि यार यहाँ पे 82 रुपए हो गया। यानी करेंसी अप होती है, डाउन होती है, फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को नॉलेज नहीं होता। तो मेरा इंटेंशन यही है कि आप सभी को एजुकेट करना, सो दैट कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। तो ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ये जो शॉप वाला है वो रुपीस में तो देगा नहीं, वो चाइनीज करेंसी में पे करेगा। इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है तो गवर्नमेंट कहती है भाई इंडिया से आउटफ्लो हो रहे हैं, तो आप उसके इक्वलेंट, भाई जितना इंडिया में आप फॉरेन करेंसी दे रहे हो, आप 86 रुपए की 1 रुपी है, तो उसके हिसाब से आप उतना टैक्स पे करो। अब ये टैक्स पे करना पड़ता है, अगर ये शॉप वाले को पे करना पड़ेगा, अगर ये कोई भी बिस्किट यहां चाइना से परचेज करता है। तो ये कस्टम ड्यूटी क्या होता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है, बाकी सारी जो ड्यूटी लगती है वो भी हम पढ़ेंगे। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, आपके पास यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, बाकी सब कुछ है, हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया सो दैट कि आप सारी चीजों को समझ सको। होप आपको पता लग गया कि एक्चुअल में इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। देख लो, आपको एक छोटा सा प्रोविजन जो एजुकेटर बाकी होते हैं जैसे तैसे आपको करवा देंगे, भगा भगा के करवाएंगे, लेकिन नहीं, मैंने एक छोटे से प्रोविजन को सारे एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंडिंग की, सो दैट कि मेरा टारगेट को एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं पता टैक्स के बारे में, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल जिसको कुछ बैकग्राउंड नहीं है, सो दैट कि वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और एंड तक आपको कहीं ना कहीं वीडियो में बहुत मजा आएगा। आप मेरे साथ डेली आओगे, आप मेरे को कमेंट में बोलोगे कि सर बहुत मजा आ रहा है, आपका टैक्सेशन का लेक्चर नहीं है। आपके तरफ से ये इंथुसियाज्म होनी चाहिए, इतनी इंटरेस्टिंग आप बढ़ा लो। क्योंकि मैं आपको हिंट भी दे दूं कि बहुत सारी चीजें हैं। स्टॉक मार्केट, आप लोग जो स्कैम में फंसे हुए थे, स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊं कि स्टॉक मार्केट के किस तरीके से रन होता है, आईपीओ क्या होता है इसके अंदर में, बुक बिल्डिंग क्या होता है, ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, यार बहुत सारी चीजें हैं। किस तरीके से मर्चेंट बैंकर होती है कोई कंपनी, आपके बारे में क्वेश्चन आता है कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ किस तरीके से लॉन्च होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है, राइट इश्यू क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप स्टॉक मार्केट बढ़िया से कर सकते हैं, कोई स्कैम में आप फंसोगे ही नहीं। लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप लोग फंस जाते हो। यही चीज की नॉलेज की अवेयरनेस आपको जरूरी है और ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं क्या कवर हुआ, आपका इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी, जस्ट ए नॉर्मल वे। डोंट बी बरी, आगे भी एग्जाम्पल के साथ मैं नोट्स में लेके आया हूं, वो नोट डाउन कर लेना, सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो आज का हमारा जो लास्ट पोर्शन है, वो लास्ट पोर्शन है हमारे पास कि सर गवर्नमेंट एक्चुअल में टैक्स लगाती क्यों है। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आएगा कि यार इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, यार ये क्यों पे करे भाई, क्यों, सरकार क्या हिटलर है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम यहाँ पे क्यों टैक्स पे करें, अपने जेब से क्यों टैक्स को पे करें। भाई गवर्नमेंट तो पहले ही फ्रॉड है, 370 करोड़ 400 करोड़ का फ्रॉड करती है, भाई इस गवर्नमेंट को तो देना ही नहीं है, हम क्यों दे टैक्स, टैक्स क्यों दे। आगे जाके पढ़ोगे आप, हमारे जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर में डिफाइंड है कौन कौन सी गवर्नमेंट कहां कहां पे ले सकती है। तो कानून है, ये कानून कहीं ना कहीं डंडा, पुलिस वाला डंडा है ना, वो आपके ऊपर है, जो लाइबिलिटी की तरह झूलता रहता है कि आपको ये पे करना ही करना पड़ेगा, देश का कानून ये कहता है।
तो आपके पास समझ के आता है कि ये क्या है एक्चुअल में। टैक्सेस जो है ना आपका ये बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू माना जाता है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट आप कमाती है, आप लोगों से ही वो अर्निंग करती है, उसके लिए एक बेसिक सोर्स ऑफ कहीं ना कहीं आप रेवेन्यू समझ सकते हो। अब किस लिए? अब वो खुद के लिए उड़ा दे। अब जो मोदी यहां से आपके लिए ऊपर टैक्स ले रहा है, क्या वो ऐसा करे कि वो 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ का वो ये कर ले कि एयर जेट में ही घूम ही जा रहा है, या ऐसा करे इधर उधर वो कहीं और पे पैसा देश की करेंसी को बाहर उस कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर दे, ऐसा कर दे, स्विच अकाउंट में भेज दे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो है, लेकिन फॉर द पर्पस किसके लिए? ये बेटरमेंट ऑफ द नेशन के लिए है। तो नेशन की बेटरमेंट के लिए एक्चुअल में ये बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है। अब अगले मुद्दे की बात यह आती है कि सर टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है किसके लिए किया जाता है? टैक्स को कलेक्ट किया जाता है यूटिलाइजेशन फॉर मीटिंग द एक्सपेंस। अब सर कौन से एक्सपेंस हो गए? अब देखो, हमारे देश के डिफेंस के लिए ये खर्चा होता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए आपने सुना होगा फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल्स होती है, तो उसके लिए ये खर्चे कहीं ना कहीं किए जाते हैं। हेल्थ केयर के ऊपर किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रोड बनवाती है, डैम्स बनवाती है। तो आप लोगों को पता है एक्चुअल में कितने सारे यहाँ पे क्या किया जाता है? एक्सपेंस किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट ही एक्चुअल में करती है ना। गवर्नमेंट अगर आज आपके लिए रोड नहीं बनाएगी तो आपको कितनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आज एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं होगी, एक अच्छी हेल्थ केयर नहीं होने वाली, एक अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, तो हमारे देश की यूथ कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप समझ सकते हो कि आज एक वैसे मैं किसी भी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा, लेकिन एक जस्ट क्योंकि हमारा सेशन अब एंड हो रहा है तो मैं आपको ये बोलूं कि आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। मैं आपको बोलूं तो जो आम आदमी की सरकार है, आम आदमी की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, मैं आपको ये बोलूं कि वो लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। द रीजन इज दैट वो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सर हम एक हर गरीब का घर का बच्चा उसको पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, जरूरी है। सर आज के टाइम में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आज चलते फिरते आपके साथ जैसे आपके साथ स्कैम हुआ था वो हो जाएगा। कल को कोई भी आपको आके कहीं ना कहीं बेवकूफ बना देगा। आपको नॉलेज नहीं रहेगी किसी भी चीज की तो आप कहीं ना कहीं अंधविश्वास के चक्रों में पड़ सकते हो। तो आज का हर चिल्ड्रन कहीं ना कहीं उसको जरूरी है कि वो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन को ले, और ये आम आदमी की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को प्रमोट करती है। इसलिए दैट्स बाय मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं कभी भी किसी चीज को मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भी इसको फेवरेट बनाओ, आपकी भी कोई और गवर्नमेंट हो सकती है फेवरेट, कुछ भी काम अच्छे लगे होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ये है क्योंकि वो आज के एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। जहां पे लाखों लाखों फीस है वहां पे आजकल की इनकी जो गवर्नमेंट की स्कूल है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बच्चे के लिए। एक स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी फॉरेन एजुकेशन उनको मिल रही है जो फॉरेन के बच्चों को मिलती है वैसी एजुकेशन। तो इस तरीके से हर एक गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इंटेंशन भी होनी चाहिए और हमारा भी हक बनता है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करें। सो रेस्ट ये जो भी है तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता किसी भी चीज को। तो गवर्नमेंट जो होती है जैसे मैंने आपको बताया कि आम आदमी वो एक्चुअल में हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा करती है, वो टैक्स लेती है, वो टैक्स लेने के बाद वो आपके ऊपर ये एजुकेशन के ऊपर खर्चा करती है। तो ये ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली हमारे पास ये एजुकेशन वीडियो था। ये कंप्लीटली हमारा जो चैप्टर 1 था, एक्चुअल में लाइट चली गई है थोड़ा सा इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया मुझे। तो ये चैप्टर नंबर 1 था जो कि कंप्लीटली मैंने आप लोगों को समझाया है। होप आप लोगों को मजा आया होगा आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों बहुत एंजॉय करोगे। मैं नहीं कहता आपका पूरा इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन हाँ हमारे पास जो पहला चैप्टर है उसकी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गई, एक इंट्रोडक्शन मिल गई। मेरा गोल क्या है, मेरा एम्बिशन क्या है, आप लोगों को पता लग गया। आप लोगों को क्या यूट्यूब चैनल से मिल सकता है, यूट्यूब चैनल से मैं आपको वो भी बता चुका हूं। तो आने वाले सेशन के लिए आप तैयार रहना, डे बाय डे आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे। सो दैट टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो आप डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फ्रेंड, कोई सीए का एस्पिरेंट है, सीएस का एस्पिरेंट है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज चाहिए, किसके बारे में नॉलेज चाहिए उसको, टैक्सेशन के बारे में, लॉ के बारे में, तो उसको मेरा चैनल आप रेफर कर सकते हो। तो टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। होप करता हूं आप लोग अच्छे रहोगे और स्वस्थ रहना, घर में रहना और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो आपका जीतना बंद। थैंक यू वेरी मच।